गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं। ये आपको परीक्षा में आता है प्रश्न और इसे हमें सॉल्व करना होता है। इसके तरीके तो दो होते हैं, पर मोस्टली हमारे एग्जाम में आपको ब्लैंक स्पेस दिया जाता है। उस ब्लैंक स्पेस में आपको कहा जाता है कि आपको यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन भरना है जो वहां पे सूटेबल हो। तो बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने से पहले मैं आपको इसे समझाना चाहता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं। प्रोनाउन के बारे में तो आप जानते हो कि जो नाउन के स्थान पर शब्द काम आते हैं वे प्रोनाउन कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शब्द और जुड़ा हुआ रिलेटिव। तो रिलेटिव मीन्स रिलेशन, अर्थात वो प्रोनाउन जो किसी नाउन के साथ अपने रिलेशन को शो करता है वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन में हम क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हमारे नाउन को जो रिमूव करता है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसे दे समझें, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे। I saw a girl who helped me। अब यहाँ अर्थ से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको कहा है कि यहाँ मैंने एक लड़की को देखा। Who helped me, यहाँ who है हमारा, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। यहाँ किसको रिमूव कर रहा है वह, यहाँ कोई नाउन था या प्रोनाउन था। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन को रिमूव करता है वह हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। देखो तो यहाँ किसके लिए आया है, ए गर्ल के लिए आया है। वो किसके लिए आया है, ए गर्ल के लिए। आई सा ए गर्ल। अब इन दोनों वाक्यों को अलग करें तो कैसे होगा, आई सा ए गर्ल फुल स्टॉप ही और सी हेल्प्ड मी, ऐसे इसी प्रकार होगा ना। तो यहाँ से क्या रिमूव किया था, सब ने हु ने सी को रिमूव किया था। तो यहाँ ये क्या कहलाते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और ये हु है, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का जो क्लॉज है वह हु वाला क्लॉज कहलाता है। ये क्लॉज का एक क्लॉज ये बन जाता है और एक क्लॉज हमारा ये बन जाता है। तो हमारे दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि ये शब्द हैं जो हु वाले शब्द हैं, हूम है, हुज है, विच है, ये हमारे कंजक्शन का कार्य भी करते हैं। किसका कार्य करते हैं, कंजंक्शन का कार्य भी करते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी करते हैं और कंजक्शन का काम भी करते हैं। जब दो क्लॉजों को जोड़ते हैं तो इन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा। और इस प्रकार से जब ये किसी नाउन या प्रोनाउन को रिमूव करते हैं तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है हु है, हु में, हुज है ना, हु के हैं। तो जहां हम कहाँ, कौन, कब, कैसे इंटेरोगेटिव शब्द में काम में लेते थे, इनका अर्थ यहाँ पर बदल जाता है और ये सारे का किस में बदल जाते हैं, जा शब्द में बदल जाते हैं। जो, जहां, जैसे, जब, जिसने, जो, है ना, इस प्रकार से हमारे ये शब्द हो जाते हैं। तो हमारे हु, हुम, हुज, इन पर किसी जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही किसी नंबर का कोई इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए कि हु का प्रयोग क्या किस लिए करते हैं और हु का अर्थ क्या होता है और हु किन स्थितियों में हम लगाएंगे। बहुत आसान तरीके से हम कोशिश करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो सबसे पहले मैं आपके लिए हु के बारे में बता रहा हूं कि हु होता क्या है। और हु का आप पेन कॉपी खोल लें और लिखते जाएं। मैं इनके एग्जाम्पल प्लस इसके बारे में लिखा रहा हूं, लिखें आप। हु के लिए लिखें, हु का अर्थ, यानी इसके आगे लिख दो, हु के आगे ऐसे इस प्रकार निशान लगा के दो, लिख लो। इसका अर्थ जो या जिसने होता है। इसका अर्थ जो या जिसने होता है।
इसका प्रयोग सदैव व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। सदैव व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। इसका प्रयोग जानवर अथवा वस्तुओं के लिए कभी नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग जानवर अथवा वस्तुओं के लिए कभी नहीं किया जाता है। इस पर जेंडर तथा नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर जेंडर तथा नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जेंडर मीन्स वह स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है, इसका कोई वह एक वचन है अथवा बहुवचन है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर फिर से बोलना सर। इस पर किसी जेंडर या नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर किसी जेंडर या नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे लिखो, इसके आगे, यदि रिक्त स्थान से पहले यदि रिक्त स्थान से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ हो, कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ हो, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ हो और रिक्त स्थान के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब अथवा मेन वर्ब दी हुई हो तो सदैव हु का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। I saw a boy blank space was trying to escape full stop। अब हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या कहा था कि रिक्त स्थान से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन हो, जैसे ए बॉय, ये नाउन है, यहाँ पर हिम हो सकता है, हर हो सकता है ना, कोई लड़का का नाम। होना क्या है, अपना व्यक्ति होना चाहिए, जानवर या वस्तु नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हमने कहा था रिक्त स्थान के बाद में कोई यहाँ पर सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो तो हम हु का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मिस हो रहा है। कौन सी चीज की मिसिंग है, यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है। यहाँ पे तो सब्जेक्ट के लिए हम लगा रहे हैं, तो सब्जेक्ट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, हु वाज ट्राइंग टू एस्केप।
मैंने एक लड़का, अब ये हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बॉय को। ए बॉय के लिए हमने हु लगाया है। आगे मेरी बात समझ में आपके? अब आगे बढ़ते हैं हम होम का प्रयोग। एक एक एग्जांपल ही लेंगे ताकि जल्दी हो जाए, उसके बाद एक्सरसाइज में चेक करेंगे। फिर अगला डाल लो आप नंबर 2 पे होम। लिखो बेटा, इसका अर्थ जिसे, जिसको या जिसके होता है। इसका अर्थ जिसे, जिसको या जिसके होता है। इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के लिए कर्म के स्थान पर किया जाता है। कर्म के स्थान पर किया जाता है। कर्म के स्थान पर किया जाता है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। इस पर भी नाउन, इस पर भी जेंडर या नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर भी जेंडर या नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे लिखें, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ हो और रिक्त स्थान के बाद, और रिक्त स्थान के बाद नाउन या प्रोनाउन के साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई वर्ब दी हुई हो, नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई वर्ब दी हुई हो, किंतु ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, किंतु ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, तो सदैव whom का प्रयोग करते हैं। तो सदैव whom का प्रयोग करते हैं। सर एक और आप बोलना, नाउन या प्रोनाउन के साथ। कहां से बोलूं बेटा? नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई, नाउन या प्रोनाउन के साथ कोई वर्ब दी हुई हो, किंतु ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, तो हम सदैव whom का प्रयोग करते हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल लिखेंगे हम। द बॉय आई taught, comma, got first division, got first division। अब देखो, रिक्त स्थान से पहले नाउन या प्रोनाउन यानी दिया हुआ है बॉय, और कौन है? पर्सन है ये।
उसके बाद में हमने लिखा रिक्त स्थान के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन हो, है हमारे पास आई प्रोनाउन। उसके बाद लिखा हमने कि इसके साथ वर्ब भी होनी चाहिए, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के साथ हो या मेन वर्ब के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या मेन वर्ब है हमारे पास वर्ब। और वर्ब के बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट नहीं है, और इसके बाद में फिर दूसरी वर्ब शुरू हो गई हमारे पास, यानी क्लॉज शुरू हो गया। इसका मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट मिस है, ऑब्जेक्ट गायब है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हूम। द बॉय whom, अब ये whom किसके लिए, इसी लड़के के लिए, क्योंकि वहां पे क्या आता है, द बॉय whom I taught, वह लड़का जिसे मैंने पढ़ाया था, गॉट फर्स्ट डिवीजन, ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया था। ठीक है बेटा। अब आगे लिखेंगे हम पूछ। हुज, लिखो सर। इसका अर्थ जिसका, इसका अर्थ जिसका या जिसकी होता है, इसका अर्थ जिसका या जिसकी होता है। इसके ऊपर भी किसी जेंडर या नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके ऊपर भी किसी जेंडर या नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका प्रयोग अधिकार अथवा संबंध, अधिकार अथवा संबंध व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आगे लिखें, किया जाता है। आगे लिखें, यदि रिक्त स्थान के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन या कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, या कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, और रिक्त स्थान के बाद, और रिक्त स्थान के बाद कोई नाउन हो, कोई नाउन हो, किंतु इस नाउन के तुरंत बाद, किंतु इस नाउन के तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब अवश्य होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। अवश्य होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम हुज का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम हुज का प्रयोग करते हैं।
इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज द बॉय ब्लैंक स्पेस फादर इज ए टीचर। देखो ध्यान से समझना है इसे। फादर इज ए टीचर, हमने क्या कहा था, रिक्त स्थान से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन हो। सुनील देख इधर, नाउन या प्रोनाउन तो है, या नाउन या प्रोनाउन। फिर इसके बाद हमने कहा था कि रिक्त स्थान के बाद कोई नाउन प्रोनाउन हो या कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। तो फादर है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद कहा था हमने, इसके बाद में वर्ब का होना आवश्यक है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, का होना आवश्यक है। यदि ये है तो इसका मतलब है हमें किसका प्रयोग करना है, हुज का प्रयोग करना है। तो यहाँ आएगा हुज। तो हुज फादर, यानी यहाँ पे पजेसिव गायब है, पजेसिव यानी हिज फादर, यही था ना। दिस इज द बॉय हिज फादर इज ए टीचर। अब ये दोनों वाक्यों को हमने जोड़ दिया है, तो कैसे बोले, दिस इज द बॉय हुज फादर इज ए टीचर। यह वही लड़का है जिसके पिताजी एक अध्यापक हैं। तो यहाँ हुज किसको रिलेट कर रहा है, द बॉय को। फादर किसके हैं, बॉय के ही है ना, तो इसका इसके साथ में रिलेशन शो कर रहा है। ये लिख लो एग्जाम्पल। इसके बाद में हुज में एक इंपॉर्टेंट बात और लिखो, इस एग्जाम्पल को लिख लो। इसके बाद में हुज में एक इंपॉर्टेंट बात और लिखो। यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई देश, शहर, पर्वत, समुद्र, नदी या इनके नाम, या कोई वस्तु या जानवर हो, और रिक्त स्थान के बाद कोई नाउन हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम हुज का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हम हुज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आवर कंट्री इज इंडिया। आवर कंट्री इज इंडिया, ब्लैंक स्पेस, पॉपुलेशन इज वेरी हाई, तो देखो यहाँ इंडिया देश का नाम है, देश है। उसके बाद में पॉपुलेशन नाउन आ गया हमारा, इसके बाद में वर्ब है। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे हम, हुज पॉपुलेशन, यानी किसकी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन। हुज पॉपुलेशन इज वेरी हाई। ठीक है बेटा। अब एक एग्जांपल हम जानवर का, वो वस्तु का है, जानवर का, ऐसा ले लेते हैं अपन। आई हैव ए कार
ब्लैंक स्पेस कलर, COLOUR, कलर इज वाइट, कलर इज वाइट। अब देखो यहाँ पे एक नाउन आ गया और वर्ब भी आ रही है, तो कार का रिलेशन पूछ रहा है उसके साथ, तो क्या लिखेंगे, हुज कलर इज वाइट, हुज कलर इज वाइट, हुज कलर इज वाइट। तो इस तरह से हमारा हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया। अब अगला लिखेंगे हम विच। विच लिखो, इसका अर्थ जिसे अथवा जिसने होता है, इसका अर्थ जिसे अथवा जिसने होता है। इसका प्रयोग कर्ता तथा कर्म के रूप में, कर्ता तथा कर्म के रूप में केवल जानवरों तथा वस्तुओं के लिए किया जाता है, केवल जानवर तथा वस्तुओं के लिए किया जाता है। इस पर भी किसी जेंडर या नंबर का, इस पर भी किसी नंबर या जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर भी किसी नंबर या जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई वस्तु या जानवर दिया हुआ हो, और रिक्त स्थान के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दी हुई हो, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दी हुई हो, तो विच का प्रयोग करते हैं, तो विच का प्रयोग करते हैं। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई प्रपोजिशन PREPOSITION, यदि कोई प्रपोजिशन, ब्रैकेट में लिख लेना, 2-3 प्रपोजिशन लिख लो, इन, कॉमा बाई, कॉमा फॉर, ETC कर दो, एक्सेट्रा, दिए हुए हों, तो रिक्त स्थान में सदैव विच का प्रयोग होगा।
ये बात तो बेटा सब्जेक्ट के लिए हो गई। जब सब्जेक्ट मिस होता है तो हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे और प्रीपोजिशन दिया, लेकिन इसमें हमने लिखा है ना ऑब्जेक्ट के लिए भी करते हैं। हाँ, तो यहाँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एक नोट डाल लो और इसमें लिखो, यदि रिक्त स्थान के बाद, यदि रिक्त स्थान के बाद कोई नाउन प्रोनाउन के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दी हुई हो, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दी हुई हो, तो उस स्थिति में भी, तो उस स्थिति में भी, तो उस स्थिति में भी विच का प्रयोग होगा, विच का प्रयोग होगा। क्योंकि रिक्त स्थान से पहले क्या दिया हुआ है, कोई जानवर या कोई वस्तु दी हुई है, इसलिए हम क्या है, हमने लिखा था ना विच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए भी करते हैं और ऑब्जेक्ट यानी कर्ता और कर्म दोनों के लिए करते हैं। तो कर्म अगर मिस होगा अपना तो ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब या सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इस प्रकार से वाक्य बनेगा, तो ऑब्जेक्ट मिस होगा। और सब्जेक्ट मिस होगा तो ये नाउन प्रोनाउन नहीं आएंगे, सीधे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी। इस तरह से हमारे ये विच का प्रयोग हो जाता है। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। I lost my book. I purchased last year. I purchased last year. अब देखिए हम यहाँ पे आया है अपने रिक्त स्थान से पहले बुक और उधर क्या आया है रिक्त स्थान के बाद में नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब आई है ना। तो हमने यहाँ से कौन गायब है, यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, क्या खरीदा था, आई परचेज इट, इट मींस बुक। तो बुक यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से मिस कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे विच, क्योंकि यहाँ पे बुक है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट कोई पर्सन होता तो हम क्या लगाते होम, तो यहाँ आएगा विच आई परचेज लास्ट ईयर, विच आई परचेज लास्ट ईयर।